नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सैमनिस इंडिया के फेसबुक पेज पे लाइव होने के लिए सभी किसान भाइयों का स्वागत है, वेलकम है, जीआईनो है। तो यहाँ पर जो आज फेसबुक लाइव का आयोजन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य है कि सैमनिस बायर क्या कर रही है और किस प्रोडक्ट को लेके क्या क्या हमारे यूएसपी जैसे जनरली कॉलीफ्लावर, फोर्टलीजा का आज हमने फील्ड डे रखा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे किसान वीर जिनको हम 2 दिन से लिंक शेयर कर रहे हो, प्लीज़ फेसबुक लाइव पे जुड़ जाएं। हमारे दुकानदार भाई, हमारे नर्सरी ग्रोअर्स, हमारे सीड फॉरवर्डर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि सैमनिस इंडिया के पेज पे फेसबुक लाइव स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ जुड़ें और गोभी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके रख रखाव के बारे में, उसकी बीमारियों के प्रबंधन के बारे में बताएंगे, तो प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाएं। और इस समय फोर्टलीजा फूल गोभी का हार्वेस्टिंग का सीजन पीक पे चल रहा है और पूरा देखो चारों तरफ आपको फोर्टलीजा दिखाई देगा और बढ़िया ग्रीनरी प्लांट हैं, कर्ड काट के रखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं प्लीज़ एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू दूं। तो सैमनिस बायर जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हिंदुस्तान में हम लोग 125 साल से काम कर रहे हैं और विश्व में 150 से अधिक देशों में हमारी कंपनी काम करती है। और यहाँ पर हम फोर्टलीजा के बारे में है, तो सबसे पहले मैं अपना भी परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अनुराग पांडे है और मैं टेटी सेल्स मैनेजर हूँ लास्ट 4.5 ईयर से। और ये जो गांव है ये गोपीपुर गांव है और जो कि कपूरथला डिस्ट्रिक्ट का सबसे पोटेंशियल विलेजेस है और जलंधर टेरिटरी में है। और हमारे साथी डॉक्टर साहब दिनेश कर्नाटका जी जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में 15 साल का अनुभव रखते हैं और 12 साल से सैमनिस बायर के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी डॉक्टर साहब आपको कंपनी का ओवरव्यू देंगे और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग सैमनिस इंडिया के पेज पे जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ वो जुड़ें और अपने क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रहेगा लास्ट में। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब वेलकम, आप अपना परिचय दें और कंपनी का ओवरव्यू दें। धन्यवाद पांडे जी। तो बायर सैमनिस पेज पर हमारे साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरा नाम दिनेश कर्नाटक है, जैसा कि अभी अनुराग जी ने बताया। तो लगभग पिछले 12 वर्षों से मैं सैमनिस में एज ए मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर कार्य कर रहा हूं। और हमारा उद्देश्य जो है मुख्यतः यही रहता है कि हम उच्च तकनीक के उत्तम बीज फार्मर्स तक कैसे पहुंचाएं और फार्मर को हम कैसे अत्यधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। तो बायर के बारे में जैसे अनुराग जी ने भी बताया अभी, तो बायर इंडिया में लगभग 125 वर्षों से अधिक हो गया है, अभी 126 वर्ष हो चुके कार्य कर रही है। और ये मुख्यतः 3 विभाग हैं, जिसमें एक हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कि फसल विज्ञान की हम बात करते हैं, एक ये विभाग है हमारा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर हेल्थ। तो क्रॉप डिवीजन में सैमनिस जो है वो एक वेजिटेबल ब्रांड है बायर का ही। तो यहाँ हमने प्लान किया कि एक हम फील्ड डे करें इस गोपीपुर और कपूरथला के क्षेत्र में, जहाँ पर हम फोर्टलीजा का प्रदर्शन आपको लाइव दिखाएं कि फील्ड में किस तरह से फोर्टलीजा फार्मर को हेल्प कर रही है और फार्मर को लाभ पहुँचा रही है। उसके साथ साथ क्योंकि ये फसल ऐसी है, गोभी की फसल, जो राउंड द ईयर यहाँ पंजाब क्षेत्र में स्पेशली लग रही है, तो उसमें फार्मर्स के लिए जो भी समस्याएं फार्मर को अपने खेत में आती है वो किस तरह से उससे निपट सकते हैं। और साथ ही विभिन्न चरणों में आने वाली बीमारियों, कीटों और अपनी नर्सरी का प्रबंधन, इस तरह की समुचित जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर हम फार्मर्स को उपलब्ध करा सकें, इसके लिए हम आज फेसबुक पेज पे लाइव हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम फोर्टलीजा की से शुरुआत करते हैं कि फोर्टलीजा फूल गोभी जो फार्मर लगा रहे हैं वो किस प्रकार का लाभ फोर्टलीजा से ले रहे हैं और उनको क्या फायदा मिल रहा है, क्या खूबियां हैं फोर्टलीजा में जो उनको लाभ पहुंचा रही हैं। तो हमने आप सबकी सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ फूल काट के रखे हुए हैं। अभी जैसे अनुराग जी जिस फूल को दिखा रहे हैं, इसी फूल से हम आप इसकी खूबियां जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको फोर्टलीजा फूल गोभी के बारे में मैं यह बताऊं कि जो पंजाब क्षेत्र में फोर्टलीजा फूल गोभी लग रही है वो अक्टूबर नवंबर माह मुख्य माह है जिसमें इसकी बिजाई की जाती है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे आगे कि और अन्य कौन सी गोभियां हम अन्य महीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो अक्टूबर नवंबर में हम फोर्टलीजा फूल गोभी लगा रहे हैं
उसकी यूएसपी, उसके जो क्या उसके यूनिक पॉइंट हैं जो फार्मर को लाभ पहुंचाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो मेरे हाथ में ये जो फूल है, आप यहाँ से देखकर तो अंदाजा नहीं लगा सकते इसका वजन कितना होगा, लेकिन ये लगभग 1.5 किलो का ये फूल है। और इस फूल का वजन के साथ साथ इसके आप जो सफ़ेदी देख रहे हैं, तो ये सफ़ेदी आपको किसी अन्य फूल गोभी में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये सफ़ेदी का मुख्य फ़ायदा जो फार्मर को मिलता है, ये दूधिया सफ़ेद रंग के फूल का, कि आप समझ सकते हैं जब मार्केट में इस तरह का फूल जाएगा तो कोई भी ग्राहक हमेशा गोभी में सफ़ेद रंग को पहली प्राथमिकता देता है। तो किसी भी प्रकार की समस्या गोभी को बेचने में फार्मर को नहीं आती, जिसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी पर ये फूल गोभी आपकी मार्केट में बिकेगी। तो सफ़ेद रंग से फार्मर को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा, जब हम इसको पलटते हैं फूल गोभी को, यहाँ हम पीछे इसको देख रहे हैं, जिसे हम लोकल भाषा में बोलेंगे कि डंठल दिख रहा है। तो डंठल, इसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो इसको बोलते हैं जैकेटिंग। ये पीछे की जो आपको डंठल दिख रहे हैं, तो ये जैकेटिंग जिस भी गोभी की ज़्यादा होगी और ज़्यादा घनी होगी, वो गोभी को आप इजीली ट्रांसपोर्टेशन में भेज सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये जैसे अब ये आपका ट्रैक्टर ट्रॉली में आप लाते हैं या उसके साथ साथ ट्रक में लाते हैं, तो उन लादी हुई गोभी में उस परिस्थिति में भी ये गोभी का शेप जो है खराब नहीं होगा, ये आगे से इसका रंग खराब नहीं होगा, ये पीछे से कोई इसका पत्ता टूटेगा मुड़ेगा नहीं। यानी कि गोभी उस अवस्था में आप ट्रक से या ट्रैक्टर ट्रॉली से उतार सकते हैं जिस अवस्था में ये अच्छे से मार्केटेबल रहेगी, तब भी इसको बेचने में आपको समस्या नहीं आएगी। तीसरा, जब ये आप गोभी को इसमें फूल आप खेत में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि आगे, या मैं आपको एक फूल लेकर दिखाता हूँ। जैसे ये फूल में आप आगे की कवरिंग देख रहे हैं, तो इसके ये जो गोभी की एक विशेषता होती है कि जिसमें 2 पत्ते, आगे के जो 2 पत्ते होते हैं वो 2 पत्ते फूल को कवर करके रखते हैं। इसको कहते हैं ब्लांचिंग। और ये कवरिंग का फायदा यह है कि जैसे इस महीने में मान लीजिए अभी हम फरवरी मंथ के एंड में खड़े हुए हैं, और जैसे जैसे मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, धूप में ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी, तो अगर फूल एक्सपोज होता है तो उसके पीले पड़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन फोर्टालिजा फूल गोभी की जो पत्ते हैं फूल को अच्छे से कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से धूप में भी फूल कभी खराब नहीं होता और आपको एक सफ़ेद रंग की फूल गोभी ही मिलती है। अन्य फायदों की बात करें, इसका जो आप फूल गोभी का हाथ से फील करके हम ये महसूस कर सकते हैं कि कितनी ठोस है ये। जो इसके फ्लोरेट्स हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी शेल्फ लाइफ, यानी कि फूल काटने के बाद भी खेत में या आपके रुकने की क्षमता जिसे बोलेंगे हम गोभी के, फूल गोभी के, वो इसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो आप इसको लंबे समय तक मार्केटेबल रहेगी, मतलब लंबे समय तक आप इसको काटने के बाद भी अपने पास रखकर बेच सकते हैं। तो एक और खूबी की बात करी जो मैंने शुरुआत में ही आपको बोला, इसका वजन। तो इस फूल गोभी का वजन ऑन एन एवरेज अगर आप अपने 1 एकड़ का खेत लगाते हैं तो लगभग 1.25 से लेकर 1.5 किलो तक का आपको इसका एवरेज वजन गोभी का प्राप्त होगा। और साथ ही इसकी यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जितने भी पौधे आपने लगाए हैं, मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 22,000 25,000 जितने भी पौधे लगा रखे हैं, वैसे जनरली 20 से लेकर 22,000 तक के पौधे आइडियल अवस्था होती है कि सही दूरी पे लगाए जाएं तो हमें 1 एकड़ में इतने पौधे मिलते हैं। तो आप पाएंगे कि 90% से ज़्यादा जो आपके पौधे हैं उनमें एक ही आकार का फूल बना है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब लगभग सब एक आकार का फूल बना रहे हैं, जितनी भी फूल गोभी, तो आप जब अपना टोटल वजन कैलकुलेट करते हैं तो वो अन्य किसी भी फूल गोभी की तुलना में मतलब 30 से 40 क्विंटल तक आपको ज़्यादा फूल गोभी का वजन इसमें प्राप्त हो सकता है पर एकड़ का, अगर हम हिसाब करें तो इन खूबियों के साथ फार्मर को जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है और एक क्वालिटी का फूल मिल रहा है और जिसकी डिमांड है मार्केट में, और हमेशा खरीदार उस तरह की फूल गोभी को लेना पसंद करता है। तो इन सब खूबियों के साथ ही फार्मर को इन्होंने फूल गोभी हमारी फोर्टालिजा ने लंबे समय से अच्छा लाभ पहुंचाया है और आगे उम्मीद है कि आगे भी फार्मर को लाभ मिलता रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, फोर्टालिजा के बारे में आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। जनरली मैं 4 से 5 साल में काम कर रहा हूँ सैमनिस बायर में,
और किसान जनरली हमारे कौन कौन से हाइब्रिड लगाते हैं अभी 2 मिनट बाद हम बताएंगे। लेकिन जो लोग जुड़ चुके हैं अभी तक फेसबुक लाइव पे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो लोग किसी काम में बिजी हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक लाइव पे जुड़ जाएं। और फोर्टलिया के बारे में अभी हम आपको नर्सरी प्रबंधन, जो न्यूट्रेंट के बारे में बताएंगे, इंसेक्ट के बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ जो लोग जुड़ गए उनके लिए थैंक यू, और जो नहीं जुड़े प्लीज़ जुड़ जाए। सेमनिस बायर की फोर्टलिजा एक ऐसा हाइब्रिड है अपने सेगमेंट में कि कोई भी हाइब्रिड मार्केट में ऐसा नहीं है जो उसको टक्कर दे सके। पिछले 4 साल से हर साल कोई ना कोई वैरायटी को हमने वीट किया हुआ है, और जो फार्मर एक बार फोर्टलिजा के नाम लगा लेता है वो दोबारा फिर उसको ढूंढता है कहीं ना कहीं से। तो अभी मैं चाहता हूं कि फोर्टलिजा की और 1-2 यूएसपी हैं जो पंजाब राज्य में लोग लगा रहे हैं। जैसे कि मैं अभी जलंधर में खड़ा हूं, तो जलंधर एरिया का जो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है ये कॉलीफ्लावर के लिए जाना जाता है, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी। और इस पे ये 4-5 गांव हैं, गोपीपुर, भवानीपुर, परवेज नगर, खालू, ये गांवों की क्रीम है गोभी लगाने वालों की। तो आज हमने गोपीपुर में फील्ड किया हुआ है। इसका हम आपको बता दें कि जैसे ये आपका रेड है, अभी जैसे हमने ये पत्तियां काटी नहीं, जैसे ये देखो ये लगभग 1 किलो का फूल है। अगर किसी अननोन आदमी को दिखाओगे तो बोलेगा बंद गोभी है, लेकिन ये फूल गोभी है। क्यों? और 1 किलो का फूल जो मार्केट में एक्सेप्टेबल है, जो आजकल छोटी फैमिलियां हो गई हैं तो लोग 1.5-2 किलो ना 1-1.25 किलो तक का ही लेना पसंद करते हैं। तो 1 किलो का फूल पत्ते में कवर है। जैसे कि आज हम खड़े हैं 23 फरवरी में, जैसी फरवरी के बाद मार्च स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जैसे दिन का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए जो ये पत्तियां हैं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर ये पत्तियां नहीं है तो जो भी प्लांट छोटा रह गया है या बीच में कटने के बाद जो 2nd-3rd कटाई होती है तो वो फिर पीला पड़ना चालू हो जाता है। तो देखो अभी हम आपको लाइव दिखाते हैं। ये देखो, ये अभी हम आपको पत्तियां काटते हैं इस तरीके से। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है जिसके लिए लोग सेमनिस बायर को थैंक्स बोलते हैं, और हम तो उनको थैंक्स बोलते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले ट्रायल लगा के ये वैरायटी सिलेक्ट की। कि जनरली जब शुरुआत में कोई हाइब्रिड लगता है तो बहुत कम किसान कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम नहीं लगाएंगे। तो जिन लोगों ने लगाया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा हाइब्रिड सिलेक्ट किया है कि जो एवरी फार्मर की पसंद बना हुआ है। ये है देखो क्वालिटी। जनरली कॉलीफ्लावर में क्या है, फूल का एक गुम्मद होता है, गुम्मदाकार है, हर डोम आपको सेम कलर का मिलेगा। बहुत सारे फार्मर हमारे ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब एक डोम के बीच में स्पेस होता है थोड़ा सा ऊंचा नीचा, तो वहां पे क्या है और हाइब्रिड जो होते हैं वो क्रीम कलर हो जाता है या पीलापन आ जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या पूरा व्हाइट रहता है। ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। उसके साथ साथ क्या है कि जैसे मान लो एक दिन फार्मर ने हार्वेस्ट किया, शाम को ट्रॉली लेके गया, ट्रॉली जाती है मंडी में 20 ट्रॉलियां गई, 4 पहले बिक गई, 5 बाद में बिकी, तो वो ट्रॉली लगभग 1 दिन में खाली होती है। खाली होने के बाद वो लिफाफे में भरती है। जो लोकल मंडी में जा रही है वो तो क्या पॉलीथीन के लिफाफे में पैक होती है। तो जनरली फार्मर बोलता है कि 28-30 किलो आ रहा है। हमारे पास बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे फोटोज हैं जो हम शेयर करते हैं अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। अगर एक 30 किलो का लिफाफा भर रहा है तो दूसरे में चढ़ेंगे 35 से 38 फूल, हमारा 22 से 25 फूल में ही 30 किलो हो जाता है। तो जनरली फार्मर पर प्लांट के हिसाब से अगर एवरेज निकालता है तो इसका एक लिफाफे में 3 से 4 किलो ज्यादा मिलता है। दूसरी चीज, लिफाफे से पहले फार्मर कहता है डॉक्टर साहब हमारी जो ट्रॉली गई थी हमें तो 5 कुंटल ज्यादा मिला। तो एक ट्रॉली में 5 कुंटल निकल रहा है और ट्रॉली लगभग 25 से 30 कुंटल की जाती है। यहाँ पे जितने ही फार्मर है, कई फार्मर्स की 2 चक्के वाली ट्रॉली है उसमें लगभग 40 कुंटल भी जा रहा है, लेकिन अप्रोक्स बात करते हैं तो 25 से 30 कुंटल पर ट्रॉली निकलता है। और लगभग 6 ट्रॉलियां कम से कम निकलती है, 18 लगभग 180 कुंटल माल निकलता है फोर्टलिजा के अंदर। और जो हाइब्रिड है वो हाइब्रिड लगभग 120 लेके 140-50 से ऊपर नहीं जा पाते हैं। कुछ फार्मर हमारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 200 कुंटल से भी ज्यादा निकल रही है, लेकिन 200 कुंटल वाले वो क्रीम है किसानों की, लेकिन औसतन 170-80 कुंटल आराम से निकल रहा है। फिर उसके बाद क्या, कॉलीफ्लावर ऐसा है कि एक दिन में ना तो दूसरे मंडी में पहुंच पाता है। उसके बाद स्टार्ट होती कहानी इसकी जैकेटिंग की। जैकेटिंग ऐसा नहीं कि केवल बोल दिया सभी गोभी के पत्ते में जैकेट है, लेकिन जब ट्रॉली भरते हैं लोग तो उनको क्या चाहिए कि पत्ते चिपके हुए होने चाहिए। चिपके होने से क्या है कि लेबर आसानी से भर देती, जो हमारे किसान मजदूर भाई काम करते हैं वो आसानी से ट्रॉली भर देते हैं। और जब ट्रॉली भर के ले जाते हैं तो उसमें कोई रस्सी नहीं बांधते, कोई सपोर्ट नहीं होता, केवल वो गोभी ऐसे फंस जाती है जैसे लगता है डिजाइन बनाई हो, और जाती धक्के में रास्ते में जाते हुए ट्रॉली में एक भी फूल नहीं गिरता, तो वो वहां पहुंच जाती है। उसके बाद कई बार क्या, कोई मंडी बंद है, किसी दिन बरसात ज्यादा हो गई, जैसे यहाँ से जम्मू कश्मीर में भी गोभियां जाती हैं, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन में कई बार रास्ता बंद हो गया,
कि अक्टूबर नवंबर में गोभी लगती है, जनरली जनवरी से स्टार्ट होती, फरवरी मार्च में पहाड़ों पे बर्फ पड़ गई, तो उसमें फिर क्या कि ये गोभी अगर 2 दिन रुक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी फार्मर लगा रहा है उनका यही फीडबैक है कि डॉक्टर साहब वाइटनेस है, कवरिंग है, चिट्टी है, लेकिन प्रोडक्शन से ही किसान को फायदा मिलता है। जनरली क्या क्वालिटी आपकी अच्छी है, आपको 50 पैसे 1 रुपए ज्यादा मिलेगा पर केजी, लेकिन जब 20-30 कुंटल माल ज्यादा निकलता है तो वो काफी वेरिएशन लाता है। तो जो लोग फार्मर इसको लगा रहे हैं उसका रीजन ये है कि प्रोडक्शन में इसके आसपास कोई वैरायटी नहीं निकल रही है। और मैं धन्यवाद उन किसानों को करूंगा जो कंटिन्यू 4 साल से लगा रहे हैं। मैं 2019 में आया था, शुरुआत की थी हमने, पैकेट पे ऊपर कोई स्टिकर नहीं, डक्सोलर नहीं लगा के हम देखते हैं, 1 पैकेट लगाया, 2 पैकेट लगाया, और जिनके खेत में खड़े हैं ये एक हमारे ऐसे फार्मर है 4 साल से कंटिन्यू लगा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि फोर्टलीजा एक ऐसा हाइब्रिड है जो भी फूल गोभी की खेती करता है, पंजाब में, हिमाचल में, राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में, मैं कहता हूं एटाल पैन इंडिया में, तो वो फोर्टलीजा को एक बार जरूर ट्राई करें। हाँ, थोड़ा सा अलग अलग एरिया की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जैसे कि अगर फार्मर को 1.5 किलो का फूल चाहिए तो प्लांट पॉपुलेशन 18 से 20 हजार होना चाहिए। डॉक्टर साहब यही है ना, सही है? इसके बारे में भी बात अगर उसके बाद अगर किसान को छोटा फूल चाहिए 1-1.25 किलो का, तो वो 20 से 22 हजार प्लांट लगा सकता है। तो प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाने से क्या है कि प्लांट छोटा रहेगा तो फूल भी छोटा रहेगा और उसका मार्केट में प्राइस एक्सेप्टेबल बढ़िया मिलेगा। तो अलग अलग राज्य की डिमांड होती है, जिस राज्य में, जैसे कि अभी हम पंजाब राज्य से बोल रहे हैं, लेकिन सेमनिस इंडिया तो पूरे इंडिया में लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, तो उनके लिए भी जिनको फूल बड़ा चाहिए थोड़ा सा स्पेसिंग वो बढ़ा सकते हैं, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो। और जिनको थोड़ा सा मीडियम चाहिए, नॉर्थ में ज्यादा बड़ा कड नहीं लेते हैं, तो वो लोग 20-22 हजार प्लांट तक लगा सकते हैं। तो ये फोर्टलीजा के बारे में जानकारी हुई। और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो मार्केटिंग डेवलपमेंट की टीम है या हमारी रिसर्च की टीम है, जो हम बोलते हैं R&D बेस्ड कंपनी है, तो हमारी R&D ने हमें क्या दिया है 3 साल में, तो मैं चाहता हूं कि R&D में जो भी कॉलीफ्लावर के प्रोडक्ट्स आए हैं तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ करें, फिर फोर्टलीजा के प्रबंधन के बारे में और बताएंगे। और जो लोग दोबारा और जुड़ गए हैं उनका थैंक यू, और जो लोग अभी जुड़ना चाह रहे हैं प्लीज वेलकम, जुड़े GINO। और फोर्टलीजा की कहानी किसानों की जुबानी हम खुद बता रहे हैं, तो प्लीज डॉक्टर साहब थोड़ा सा ओवरव्यू दें जो हमारे नए प्रोडक्ट्स आए। अच्छा, उससे पहले एक बार और, क्योंकि फोर्टलीजा की बात चल पड़ी है, तो मेरा प्लान था कि आगे हम जब एग्रोनॉमी की बात करेंगे तब हम उस पर ज़्यादा जोर दें कि कितने पौधे लगने चाहिए हमारे। लेकिन अभी हम इसको आप ये खेत देख रहे हो, और इसमें अगर आप पौधे का प्रकार देखोगे, आप देखोगे कि गोभी का पौधा बाहर से दिखने में अलग अलग तरह का पौधा दिखता है। कुछ पौधे सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं, जिन्हें रेड टाइप ऑफ प्लांट कहते हैं, कुछ थोड़े से पत्ते झुके हुए होते हैं, और किसी के पूरे ही पत्ते झुके हुए नीचे की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर जो आप फोर्टलीजा की गोभी देख रहे हो, इसमें आपको पत्ता ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब पत्ता ऊपर जा रहा है, यानी कि उनके 2 पौधों की जो बीच की दूरी है, वो अगर हम थोड़ी सी लोअर साइड, कम साइड पे भी रखते हैं, तो भी क्या होता है कि पत्ते के बीच में स्पेसिंग हमको मिलती है। जनरली जो विंटर के टाइम पर गोभियां लगती हैं, यानी कि जो जिसे हम टेम्परेट कॉलीफ्लावर कहते हैं, वो जो गोभियां हैं, उन गोभियों का डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट के आसपास पहले के समय से फार्मर रखते आए थे। लेकिन ये फोर्टलीजा फूल गोभी जिसमें हम देख रहे हैं इरेक्ट टाइप का प्लांट है, पत्ते ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें फार्मर को ये ऑप्शन भी मिलता है कि हम अपनी दूरी को कम कर लें, 2 पौधों की दूरी को कम करके ज़्यादा प्लांट अपने खेत में अकोमोडेट कर पाएंगे। तो मान लीजिए आप लगभग 1 से 1.5 फीट की अगर दूरी रखते हो 2 पौधे के बीच में, तो लगभग जैसा अभी अनुराग जी ने भी बताया, तो 20 से 22 हजार पौधे हमको मिलते हैं। और गोभी के केस में क्या है कि जितनी दूरी 2 पौधों के बीच में होगी, फूल का साइज उतना बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो 1 से सवा फीट या 1.5 फीट हम कह सकते हैं, इतने पे अगर हम दूरी रखेंगे तो हम आराम से 1.25 किलो का फूल काट सकते हैं। 1 फीट की दूरी के आसपास रखेंगे तो लगभग 1 से 1.25 किलो के बीच में हम इसका वजन ले सकते हैं। तो अभी जैसे अनुराग जी ने कहा कि और हमारे पास क्या नई फूल गोभियां आई हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पंजाब क्षेत्र में या पंजाब जैसे मैदानी क्षेत्रों में गोभी की फसल किसान कब कब ले रहा है। तो आप देखेंगे जैसे ही फरवरी खत्म होता है, मार्च का महीना शुरू होता है, तो कई मैदानी इलाकों में मार्च से लेकर जून तक एक ऐसी फूल गोभी की खेती की जाती है जिसको हम बोलेंगे कि ट्रॉपिकल कॉलीफ्लावर है, यानी कि गर्मियों के दिनों में लगाई जाने वाली फूल गोभी है। इसके बाद महीना शुरू होता है जुलाई, जब बारिश का महीना शुरू हो जाता है, और अप टू अगस्त। तो ये लगभग जून, मिड जून से लेकर
जुलाई एंड तक ये एक ऐसा महीना है जिस समय फ्रीक्वेंट रेंज की हमें संभावना रहती है। इस समय पे लगाई जाने वाली फूल गोभियों को हम बोलते हैं सेमी ट्रॉपिकल फूल गोभी, यानी कि गर्मियां खत्म हो रही हैं और हम बरसात के बाद विंटर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जब अगस्त और सितंबर के महीने में लगने वाली गोभियों की बात करें तो आप देखते हैं कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो ठंड की शुरुआत हो चुकी है इस समय पर जो भी गोभियां लग रही हैं अगस्त और सितंबर में, तो ये गोभियों को हम अर्ली टेम्परेट कॉलीफ्लावर की श्रेणी में रखते हैं कि टेम्परेट यानी कि ठंडे के दिनों की शुरुआत होने वाली है और इस समय हम गोभी की खेती कर रहे हैं। इसके बाद मेन सीजन शुरू होता है जो विंटर्स का सीजन है, क्योंकि कॉलीफ्लावर आप जानते हो विंटर लविंग क्रॉप रही है हमेशा। तो अक्टूबर नवंबर इस समय पर जो भी सोइंग हो रही है ये मेन सीजन है गोभी की सोइंग का, जिसमें हम फोर्टालिजा फूल गोभी के बारे में आपको बताया। लेकिन फार्मर ने इससे भी आगे बढ़ने की सोची। जब नवंबर शुरू हो गया, नवंबर के महीने से लेकर दिसंबर तक का महीने में भी फार्मर फूल गोभी लगा रहा है, जिसको मतलब तैयार होने में लगभग मई जून के महीने में गोभी तैयार हो रही है फूल गोभी। तो अब हमने इसका वर्गीकरण आपको समझाया। तो हमने इस गोभी को हम मेन सीजन गोभी हमने बताया फोर्टालिजा, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में हम फार्मर को यहाँ पंजाब में लगवा रहे हैं। अगस्त और सितंबर का ये 2 महीने हैं, ये स्पेशल महीने। इस समय फार्मर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट मतलब जो फूल का वजन है वो फार्मर को अलग चाहिए। फूल की कवरिंग, सफेदी, ये विंटर्स की कॉलीफ्लावर अगस्त सितंबर लगने वाली कॉलीफ्लावर इतना मैच नहीं कर सकती जो विंटर्स में लगती है। तो इस समय की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले साल एक फूल गोभी लॉन्च करी जिसका नाम है SBAC 7209। तो ये फूल गोभी आप अगस्त और सितंबर महीने में पंजाब में इसकी बिजाई हम कर सकते हैं। इसकी कुछ खूबियां मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अगस्त सितंबर में लगने वाली फूल गोभियों की रिक्वायरमेंट फार्मर की थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप जब 7209 फूल गोभी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको एवरेज जो वजन मिल रहा है वो लगभग 1 किलो के आसपास आपको वजन मिलेगा। फूल जो है कवरिंग मिड कवरिंग होगी, यानी कि फूल जो है पूरी तरह से ढका हुआ भी नहीं है और ओपन भी नहीं है। तो लगभग आधे से ज्यादा गोभी के फूल को कवर करता हुआ आपको गोभी का फूल नजर आएगा। इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमेशा फूल गोभी में, तो चाहे अगस्त सितंबर में भी लग रही है तब भी ये कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फूल गोभी का रंग सफेद होना चाहिए। तो आपको 7209 में भी दूधिया सफेद रंग मिलेगा। इन 3 खूबियां स्पेशल बनाती हैं 7209 को अगस्त सितंबर महीने में लगाने के लिए। अब हमने आगे बढ़ते हैं। जब नवंबर के महीना शुरू होता है, मान लीजिए 1 नवंबर से लेकर हम मिड दिसंबर तक, दिसंबर महीने के मध्य तक एक और फूल गोभी अपने खेतों में लगा सकते हैं जो सेमिनिस ने 2-3 वर्ष पूर्व लॉन्च करी थी, जिसका नंबर है SBAC 6021। SBAC 6021 में मुख्य खास बात यह है कि ये गोभी कम दिन लेती है तैयार होने में, यानी कि लगभग आपकी रोपाई के बाद 75 से 80 दिन में आप पाएंगे कि आपका फूल तैयार हो गया। तो ये कंपैरेटिवली ये ड्यूरेशन जो है कम है अन्य गोभियों के मुकाबले। चिट्टा सफेद रंग मिलेगा और 1 से लेकर आपको 1.5 किलो तक का मतलब एवरेज आप मान सकते हैं लगभग 1.25 किलो के आसपास आपको फूल का वजन मिलने वाला है, अच्छी कवरिंग के साथ। साथ ही साथ बीमारियों से जो मतलब जितनी भी फोलियर डिजीज आती हैं, यानी कि जो पत्तों पे बीमारियां आती हैं, इनसे लड़ने की क्षमता भी अच्छी है 60-21 में भी। और फूल का फर्मनेस, गर्मी के मौसम में हार्वेस्ट हो रही है उसके बावजूद भी फूल का फर्मनेस यानी कि एकदम टाइट फूल रहेगा और सफेदी के साथ रहेगा। तो ये 3 फूल गोभियां जो मैंने आपको अगस्त से लेकर दिसंबर माह तक के लिए बताई हैं। अगस्त सितंबर में 7209। एक चीज मैं बस 7209 के बारे में बोलना भूल गया कि जो मैच्योरिटी है अगस्त सितंबर में लगने वाली फूल गोभी SBAC 7209 की मैच्योरिटी, यानी कि लगाने के कितने दिन बाद फूल गोभी तैयार हो जाती है, तो लगभग 60 से 65 दिन के अंदर पर आप फूल गोभी 7209 लगाने के बाद काट सकते हो। फिर हमारा अक्टूबर नवंबर के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं फोर्टालिजा, और नवंबर और मिड दिसंबर इसके लिए हमने SBAC 6021 ये 3 फूल गोभी हमने लॉन्च करी है।
तो बहुत धन्यवाद, आगे चलते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ब्रीफली मुझे बताया और मैं तो अपनी R&D टीम को और हमारे फार्मर्स को जिन्होंने हमारे 2 हाइब्रिड सेलेक्ट किए हैं SVAC 7209 और SVAC 6021, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी फार्मर लेट टेम्परेट कॉलीफ्लावर लगाता है, XYZ कोई भी 2 एकड़ लगाता है, 1 एकड़ लगाए, 1 एकड़ वाला हाफ एकड़ लगाए, लेकिन 6021 आपको निराश नहीं करेगी। इतना बढ़िया हाइब्रिड है। हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था 1000 सीड से, 2 फार्मर को दिया था, हम लोग फिजिकली नहीं जा पाए। और आज के टाइम में डेरावा नानक हो, आपका सुल्तानपुर लोधी हो, आपका जलंधर हो, आपका फिरोजपुर हो, एंड नॉर्थ में जहां भी लेट टेम्परेट कॉलीफ्लावर का सेगमेंट है, वहां पर 6021 को लोगों ने पसंद किया है। तो 7209 को सिलेक्ट करने वाले किसानों का धन्यवाद। फोर्ट लीजा के फील्ड पे ऑलरेडी हम खड़े हुए हैं और 6021 का जो फील्ड लगे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी डिजिटल टीम से कि उसका भी फेसबुक लाइव किया जाए। और जो लोग जुड़े हैं दोबारा से उनका धन्यवाद, और जो लोग अभी थोड़ा सा डिले हुए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाए। अभी डॉक्टर साहब थोड़ा सा और आपको नर्सरी मैनेजमेंट, जनरली होता क्या है कि कॉलीफ्लावर में हम लोग 200 ग्राम लगभग सीड लेके आते हैं, 2000 सीड का पैकेट रहता है, तो लगभग वो जाके 40,000 सीड हो जाते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि फार्मर कम से कम उसके एक्सपेंसेस हों और उसमें जो खर्चे कर रहा है वो कहाँ से बचाए जा सकते हैं। प्रोडक्शन तो आपको गोभी से मिल गई, लेकिन नर्सरी कैसे बनेगी। तो मैं डॉक्टर साहब दिनेश कर्नाटका जी का अनुभव चाहता हूँ कि साझा करें कि नर्सरी मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि नर्सरी के बारे में जरूर किसानों को बताएं। कि मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन नर्सरी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। तो प्लीज डॉक्टर साहब वेलकम। आप जो है फार्मर को थोड़ा सा 1-2 सब पंजाबी भी यूज करो, क्योंकि पंजाब राज्य के लोग भी जुड़े हैं, पैन इंडिया के लोग हैं। तो जो लोग जुड़े हैं उनका थैंक यू, और प्लीज 15 मिनट और दें। 15 मिनट में अभी हम लोग और थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। तो जब हम कोई भी फार्मर खेती की शुरुआत करता है तो समय समय पर उसको ने कई डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कि पहला डिसीजन उन्होंने लेना है कि मैंने कौन सा बीज लगाना है, कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सा बीज लगाना है, किस समय पे लगाना है। तो इसी में एक बहुत, अब जैसे हम चरणों की बात करें तो पहला चरण है हमारा खेती शुरू करने के लिए वेजिटेबल की। जब हम खेती की बात करते हैं, स्पेशली कॉलीफ्लावर की, जब हम नर्सरी लगाते हैं यानी कि पौध तैयार करते हैं। और ये चरण ऐसा है कि अगर हमारे पास एक स्वस्थ पौध हमको मिलेगी तो आप मानिए कि जब खेत में ये पौधा नर्सरी से निकल कर जाएगा, अगर वो एक स्वस्थ पौधा है तो आपका काम फील्ड में उसकी देखरेख करने का लगभग 50% तक आपको कम काम करना पड़ेगा। अगर यही पौधा आपका नर्सरी में कमजोर पौधा था, वो खेत में जाएगा तो आप समझिए कि आपको कई ज़्यादा केमिकल यूज़ करने पड़ेंगे, कई सारी बीमारियां रोकने के लिए दवाइयां डालनी पड़ेंगी, आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि हमने जितनी खेती में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है शुरुआत में करनी है, और वो है नर्सरी। लगभग जैसे हम यहाँ देखें पंजाब में तो 90-95% फार्मर जो है रेस बेड नर्सरी कर रहे हैं, कि जिसमें एक उठा हुआ बेड बनाते हैं और उसके ऊपर नर्सरी गिराते हैं, और सब बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस ही कर रहे हैं। जहाँ तक हमने जितने भी फील्ड विजिट करे, जितने भी फार्मर से मैं मिला हूँ, बहुत अच्छी नर्सरी की तकनीक आजमा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चुनिंदा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के विषय में आपको बोलूँगा। साथ ही सभी फार्मर्स एक लेवल पे भी नहीं है, कुछ फार्मर बहुत अच्छी तरीके से नर्सरी उगा रहे हैं, कुछ जो है मिड लेवल पे हैं, कुछ नए सीख भी रहे हैं। तो सभी के लिए हम एक कॉमन रखते हुए आगे इस पर चर्चा करेंगे नर्सरी की। तो जो भी हमारे नए फार्मर जुड़े हैं, जो अभी गोभी की शुरुआत कर रहे हैं, जो वेजिटेबल्स में पहली बार चाह रहे हैं कि हम लोग वेजिटेबल करें, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये है कि जब आप नर्सरी का यानी कि जो पौधशाला आप तैयार जहां पर पौधा करने वाले हैं, उस क्षेत्र का, उस जगह का चुनाव करेंगे तो आपको अपने मुख्य खेत से हटकर उस खेत का चुनाव करना है जहां पे आपने नर्सरी लगानी है। तो मेन फील्ड में वो आपकी नर्सरी का एरिया नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी छायादार चीज यानी कि पेड़ हो सकता है या दीवार हो सकती है, जहां पर वो जो धूप रोकती है, जिसमें आधे में उजाला रहेगा, आधे में धूप की रोशनी नहीं आएगी, ऐसा क्षेत्र हमने इस्तेमाल नहीं करना। हमने वो क्षेत्र चुनना है अपनी नर्सरी के स्थान के लिए जो पूर्ण रूप से, जहां पर एक समान लाइट आती हो, कोई पेड़ ना हो, कोई दीवार ना हो वहां पर। तीसरा, हमने स्थान का चुनाव करना है कि वो क्षेत्र चुनना है जहां से हमें पानी देने के लिए सुविधा हो, पानी का स्थान बहुत दूर ना हो,
कि आपने नर्सरी तो यहाँ बना दी, पानी लेने के लिए 300 मीटर 400 मीटर आगे जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी का भी आपने प्रबंध उसके आसपास ही करना है। तो चुनाव के लिए हमने ये जगह चुनी कि ऐसी जगह पर हम नर्सरी बनाएंगे। नर्सरी का जो आपने एरिया चुन लिया है, तो यहाँ पर क्या है, आप देखते हैं कि गोभी का बीज बहुत ही पतला छोटा बीज है। हालांकि लगभग सभी सब्जियों का बीज छोटा बीज होता है। तो इतने छोटे बीज को जमने के लिए अगर आप टाइट या जिसमें ढेले हैं ऐसी वाली मिट्टी में आप उसका बीज लगा देंगे तो बीज को बाहर आने में ही बहुत समस्या हो जाएगी। तो हमने उस क्षेत्र को, जहां हमने नर्सरी के लिए जो क्षेत्र चुना है, वो अच्छे से प्लोइंग करनी है। उसकी जितने भी ढेले हैं वो सारे ढेले फोड़ने हैं, एक लेवल पे कर देनी है। उसके बाद हमने उसमें बेड बनाना शुरू करना है। तो बेड बनाने के लिए ये तो एक तो स्थान पे निर्भर करता है कि भाई आप कितना लंबा बेड बना लोगे, लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड की बात करें कि हम कितना लंबा और कितना चौड़ा हमने नर्सरी का बेड बनाना चाहिए, तो हमने 7 मीटर की हम मैक्सिमम मानते हैं कि लंबाई 7 मीटर से ज़्यादा ना हो उस बेड की, और चौड़ाई जो है लगभग 1.25 मीटर की चौड़ाई का बेड होना चाहिए। इस चौड़ाई के बेड से हमें ये फायदा होगा कि हम बेड के दोनों ओर बैठकर जितने भी, मान लीजिए कोई खरपतवार निकालनी है, कोई वीड निकालना है, या कोई आप बीमार पौधा है उसको देखना है, उसको निकालना है, तो आपका हाथ दोनों तरफ से, बेड के दोनों तरफ से उस पौधे तक पहुंच जाए। तो जैसे कि आप जब बेड बनाएंगे तो बीच में नालियां बनेंगी, ठीक है। उस नालियों से आपके यहाँ चलने फिरने की जगह मिल जाएगी आपको, कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो चारों तरफ से हम उस नालियों के बीच में चल सकते हैं। आपको कभी भी बेड के ऊपर पैर रखने की, जहाँ पौधा लगा है वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमारा बेड तैयार हो गया है। हमारी मिट्टी पोली है, यानी कि बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। उस पर हमने लाइन सोइंग करनी है। लाइन हम उसमें खींचते हैं, मान लीजिए किसी भी फरमे से या किसी लकड़ी से आप बीच में लाइन बना सकते हैं, और वहां पर हमने सिंगल सिंगल करके बीज गिराने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि जब हम कहते हैं कि सिंगल बीज गिराओ, तो हमेशा फार्मर का रिप्लाई आता है कि जी इसमें बहुत समय लगता है, या लेबर का भी बहुत समय जाता है। तो मैं हमेशा उनसे ये बात कहता हूं कि समय अवश्य रूप से ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारा बीज जो है कीमती बीज है। और एज ए कंपनी पर्सन मैं हमेशा चाहता हूं कि फार्मर जितना बीज लगाए उसको हर एक बीज का दाम मिले, हर एक बीज जमे और हर एक पौधा खेत में जाए। तो अगर हम थोड़ा समय, एक्स्ट्रा समय अपनी नर्सरी को देते हैं, और वहां पर हम कह रहे हैं कि बीज सिंगल सिंगल करके आपको गिराना है, तो उसमें टाइम अवश्य जाएगा, लेकिन आपको हर एक बीज की कीमत वसूल होगी। तो हमने जो 2 बीज गिराने हैं, लगभग 2 बीज के बीच में 2 सेंटीमीटर का कम से कम फासला रखना चाहिए। फार्मर जनरली कम क्षेत्र में ज्यादा नर्सरी उगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना। हम सफिशिएंट, हमारे पास स्पेस होता है, वहां पर हमने 2 बीजों के बीच में उचित दूरी बना के रखें। ये दूरी क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब अन्य समस्याएं नर्सरी में आती हैं, उसकी बात करेंगे। तो आपने सही दूरी पर बीज गिराया, और उसको, एक इंपॉर्टेंट बात होती है पानी देने की। तो जनरली हमने जो नालियां हमारे नर्सरी बेड के बीच में बनी हुई है, उनके थ्रू पानी देना अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए कि जब हम नालियों के थ्रू पानी देते हैं तो पानी क्या है, सही नमी पूरे बेड पर नहीं पहुंच पाती, कहीं ज्यादा नमी हो जाती है, कहीं कम नमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो हमें पानी देने के लिए हमेशा रोज कैन का, जैसे स्प्रिंकलर जिसमें से फव्वारा जैसा निकलता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हजारा भी कहते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि पानी अब आपके हाथ में है, तो आप जानते हो कि कितना पानी एक्चुअली रिक्वायर्ड है और कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, तो आप पूरा बेड अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये पानी का प्रबंधन की बात है। एक बार जब बीज जम जाता है, उस जमने के साथ में अगर तेज धूप है उस समय, तो बीज को हमेशा से परेशानी होती है, मतलब वो पौधे को, क्योंकि शुरुआती अवस्था है, तो वो तेज धूप को सह नहीं सकता है। तो ऐसे समय के लिए हमने शेड नेट का प्रयोग करना है। तो जनरली शेड नेट हमने जो यूज करना है, वो समय है हमारा जब तेज धूप होती है। तो आइदर कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक, जब आपको लग रहा है कि इस समय धूप बहुत तेज है, उस समय ही हमने अपने नर्सरी को ढकना है। तो ये ढकने के लिए आप शेड नेट की जो ऊंचाई है वो लगभग 6 फीट की कम से कम हमने ऊंचाई रखें। बिल्कुल नर्सरी से लगाकर, बेड से लगाकर ढकने की आवश्यकता नहीं है। उसको हमने शेड नेट को लगभग 6 फीट ऊंचाई पे ले जाकर ढकना है। और समय, अगर मान लीजिए जैसे धूप नहीं है तो उसको हटा देना है। डॉक्टर साहब, मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा था, एज ए सेल्स पर्सन लगा, जैसे मान लो मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, नीचे शेड क्यों नहीं लगाना चाहिए, ऊंचा क्यों लगाना चाहिए? मैं उसी पर आ रहा था कि ना केवल शेड, दूसरा क्या होता है, जब बारिश होती है तो भी हम उसमें अरेंजमेंट करते हैं कि पन्नियों से हम उसे ढक दें।
तो जब हम पन्नी से ढकते हैं तो हमें ढकना है, लेकिन तभी ढकना है जब एक्चुअली बारिश हो रही है। ठीक है, ऐसे ही जैसे शेड नेट जैसे हमने तब लगाना है जब धूप आ रही है, तेज धूप आ रही है। अगर आप ये नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने उम्मीद करी कि रात को हो सकता है बारिश हो जाए और उसको ढक के चले गए, अभी नया नया पौधा बीज जम रहा है, तो आप देखेंगे कि बीज जो है पौधा जमने के बाद सीधा पतला पतला ऊपर को जाने लगता है। तो वो क्या होता है, उसकी स्टेम में स्ट्रेंथ नहीं आती। तो इस वजह से हमने जो ये ढकने की प्रक्रिया है, चाहे बारिश से बचाने के लिए ढकना है तो हमने उस समय ढकना है जब एक्चुअली बारिश हो रही है, और शेड नेट लगाना है तो हमने थोड़ी ऊंचाई पर शेड नेट लगाना है जब जरूरत है तब। अभी इसके बाद ये सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली, तो एक लास्ट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक स्वस्थ नर्सरी की, यानी कि एक स्वस्थ पौधे की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके, हम कहते हैं कि 25 से 30 दिन के अंदर गोभी की नर्सरी तैयार हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी 25 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, तो क्या हमारी नर्सरी दिखने में कैसी दिख रही है कि जिसे हम माने कि हाँ ये स्वस्थ है और अब ये पौधा खेत में लग सकता है। तो उसका जो मेन हमारा तरीका है ये जानने का, तो हमने उसकी स्टेम में जहाँ से पौधे की तना होता है उस तने पे हाथ लगाकर देखना चाहिए कि वो तना हार्ड है कि नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसमें पत्ते 5 हैं कि 6 हैं। हमारा जो पहला क्राइटेरिया होता है स्वस्थ नर्सरी की पहचान का, वो होता है कि उसका तना कितना मजबूत है। अगर वो तना मजबूत रहेगा तब आप इस पौधे को नर्सरी से उखाड़कर अगर खेत में लगाएंगे तो वो धूप भी सहेगा, वो हवा तेज चलेगी वो भी सहेगा, कोई कीड़ा बीमारी इस तरह की परिस्थितियों से भी लड़ने में सहायक होगा। तो ये तना हार्ड होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी स्वस्थ पौधे के लिए। तो ये कैसे करा जा सकता है कि ये नेचुरल हो जाता है कि हमें इसे करना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो फार्मर जनरली करते हैं, नर्सरी मैन भी करते हैं। इसको बोलते हैं हार्डनिंग प्रोसेस, कि हम इसकी तने को हार्ड कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकली फिजिकली उसमें पौधे में क्या प्रक्रिया होती है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं 25 से 30 दिन में पौधा रेडी होने वाला है आपके खेत में लगाने के लिए, तो इससे एक हफ्ता पहले यानी कि लगभग 18 से 20 दिन के आसपास हमने अपनी गोभी का जो नर्सरी में लगा रखा है हमने पौधा, उसका पानी रोकना है। आवश्यकता अनुसार हमने गोभी को, पौधे को पानी देना है। तो जब हम पानी रोकेंगे तो क्या होगा कि पौधा आपको लगेगा कि मुरझा रहा है। मुरझा रहा है मतलब उसके पत्ते नीचे की तरफ झुक जाएंगे और वो बोलेगा कि मुझे पानी दो। तो जब पौधा कह रहा है कि मुझे पानी दो, हमने उस समय पर ही उसको पानी देना है। अगर हम इस तरह से पौधे का पानी रोकते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि पौधा अपना न्यूट्रिशन जो भी उसके अंदर है वो अपने तने में इकट्ठा करता रहता है। इसकी वजह से उसके तने में हार्डनिंग हो जाती है, हार्ड हो जाता है। तो अगर ऐसा स्वस्थ पौधा हम अपने खेत में लगाएंगे तो चांसेस हैं कि अगर आपने 100 पौधे ट्रांसप्लांट करे हैं तो उसमें से 100 के 100 जिंदा रहें। जनरली क्या होता है कि हमारी नर्सरी में हम आज ट्रांसप्लांट किया और 1-2 दिन बाद देखते हैं कि उसमें से 5% 10% पौधे मर गए। उसका मेन कारण यही है कि वो पौधा नर्सरी में ही स्वस्थ नहीं था। तो हमने खास ख्याल रखना है नर्सरी में हार्डनिंग का। इसके साथ साथ कुछ पौधे ब्लाइंड पौधे होते हैं जिसमें ग्रोइंग टिप ही नहीं होती, वो हमने अपनी नर्सरी से उखाड़ के फेंक देने हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं थिनिंग, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मान लीजिए कोई ब्लाइंड पौधा है या किसी पौधे को कीड़े ने काट लिया था या कोई बीमार है, और कुछ है ऑफ टाइप की जो उतना तेज नहीं चल रहा जितना बाकी अदर पौधे चल रहे हैं, तो इनमें से उन पौधों को चुन के निकालना नर्सरी में ही, इसको हम थिनिंग बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि आप ये इंश्योर करते हो कि जो भी पौधा आपकी नर्सरी से आपके खेत में जा रहा है वो सारे पौधे स्वस्थ हैं। अभी क्योंकि हमने जैसे शुरू में बोला था कि पौधे में दूरी क्यों रखें, तो हम यहाँ पर ही एक मुख्य बीमारी की भी बात कर लेते हैं जो नर्सरी में हर एक नर्सरी मैन फेस करता है, हर एक फार्मर फेस करता है, कि जिसका नाम है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ, या इसको हिंदी भाषा में कहीं बहुत सारी जगह पे कमर तोड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे कर सकता है फार्मर कि आप नर्सरी में देखोगे कि जो कॉलर रीजन होता है पौधे का, यानी कि जहाँ से पौधा टच हो रहा होता है जमीन से, वो क्षेत्र, वो स्टेम का वो क्षेत्र, वहाँ पर पौधा धागे नुमा हो जाएगा, एकदम पतला धागे जैसा दिखाई देगा, और फिर वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, नीचे को गिर जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। तो ये डैम्पिंग ऑफ आने की भी 2 बार ये बीमारी मतलब विभिन्न पौधे के चरणों में आ सकती है।
एक तो जैसे ही आपने बीज डाला और बीज जमा, मिट्टी से बाहर निकलने से पहले ही वो मर गया, इसको कहते हैं मतलब शुरुआती जो हमारी डैम्पिंग ऑफ आ गई, ठीक है, प्री इमरजेंस, जमने से पहले ही आ गई। दूसरी डैम्पिंग ऑफ आती है जो आप, जैसा मैंने लक्षण बताया कि वो धागे नुमा हो जाना पौधे का, जो आपको सामने दिखाई देती है। तो इसके लिए हमने मतलब दवाइयाँ, कई दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं कि आप कैसे रोकथाम कर सकते हो, लेकिन जो इस बीमारी के आने का मुख्य कारण होता है उनमें से एक है पानी, कि जब मिट्टी में पानी की नमी, यानी कि पानी ज़्यादा हो जाएगा, नमी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस बीमारी के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने पानी का प्रबंधन करना है। दूसरा जो मैंने बताया आपको कि पौधों के बीच में, दो बीज को गिराने के बीच में हमने दूरी बना के गिराना है। उससे क्या होता है कि दो पौधों के बीच में हवा आसानी से पास होती है, तो किसी भी फंगस का डेवलप होना और फैलना उतना आसान नहीं रहता, तो वो हमें सहायक होता है इस बीमारी को रोकने के लिए। बाकी आप जो है इसकी रोकथाम के लिए, अगर मान लीजिए बीमारी आ भी गई है फिर भी इतनी सब सावधानियां बरतने के बाद, तो आप उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं किसी भी अच्छे फंजीसाइड से या फफूंदीनाशक से, उसको आप टाइमली ट्रीट करें। और ऐसे भी बायर के भी उत्पाद हैं जिसमें हम जो इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको बीमारी आने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और बीमारी आने के बाद भी इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो इन कुछ चुनिंदा बातों का आप नर्सरी में स्पेशली ध्यान रखेंगे तो आई होप कि एक स्वस्थ पौधा आप अपने खेत तक पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप कितने कम से कम पैकेट में एकड़ की नर्सरी तैयार कर सकते हो, तो उसमें क्या कॉस्ट फार्मर की कम होगी और टेंशन नहीं होगी। मान लो 2 एकड़ की नर्सरी फार्मर डालता है और एटलीस्ट लास्ट टाइम आता तो 1.5 एकड़ की नर्सरी तैयार है। तो नर्सरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे चिली की क्रॉप हो, कैप्सिकम की हो, टोमेटो की हो, कॉलीफ्लावर की हो, जिन क्रॉप में नर्सरी बना के हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो नर्सरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज़ है और उसको सीखना चाहिए, दिन पे दिन बंदे को लर्निंग। और हम स्पेशली पंजाब के फार्मर्स को या और फार्मर्स को जब नर्सरी ट्रांसप्लांट करते हैं तो छोटी सी सलाह है कि कोशिश करो गीला खेत नहीं होना चाहिए। जैसे जनरली पैडी के बाद यहाँ पर कॉलीफ्लावर डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट करते हैं तो लोगों को जल्दी बहुत होती है कि तुरंत जाके गोभी लगा दे, फिर वो 10 दिन तक ग्रोथ नहीं करती, तुरती नहीं है। पंजाबी में बोले तुरती नहीं है, मान लो अगर हिंदी बोले तो चलती नहीं है। तो प्लीज जो भी फार्मर्स कॉलीफ्लावर की खेती कर रहे हैं तो जब भी खेत तैयार करें तो कोशिश करें कि सुखा के उसके बाद उसमें लगाएं। और मैं चाहता हूं कि नर्सरी मैनेजमेंट के बाद जो भी लोग अभी जुड़े हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, उनका थैंक यू। और जो लोग नए जुड़ना चाह रहे हैं उनका जी आई नो वेलकम, प्लीज जुड़ो। क्यों सेमनीस इंडिया की टीम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और डॉक्टर साहब से मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो कीट विज्ञान के बारे में, कि कीड़े मच्छर के बारे में या फंगस की कुछ डिजीज आती है, जनरली फार्मर पहचान नहीं पाता है। जनरली बीमारियां कोई भी पत्ते में पीलापन आता है, किसान बोलता है फंगस है, लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने 2 लीफ रखे हुए हैं। मैं चाहता हूं चाहे वो इंसेक्ट को पहले बताए या फंगस को, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्रॉप है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज जो लोग जुड़े हुए हैं 10 मिनट और जुड़ रहे हैं, 10 मिनट में हम लोग क्लोज करेंगे। तो लगभग आधा आपने सुन लिया है। और फोर्टलीजा का अभी जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हमने खड़े खड़े हम क्या करते हैं, तो जैसे ये कॉलीफ्लावर का कर्ड है, अब ये पोर्शन बचा है, जो भी कॉलीफ्लावर आपको 1.25 किलो 1.5 किलो का मिलेगा डॉक्टर साहब, जैसे तुम्हारा है वैसे ही दूसरा है। लेकिन कॉलीफ्लावर में क्या, जो तने वाला पार्ट वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन खाने के लिए वो यूज नहीं होता है। खाने के लिए तो कर्ड यूज होता है। तो हमने कर्ड काट लिया है पत्तों से अलग, और इसके साइड से अगर आप उंगली कहीं से करोगे तो ये इसका ठोस है, साइड से जो डोम नुमा ये बने हुए हैं ये इसके अंदर नीचे तक है, और इसकी वजह से ही ये कॉलीफ्लावर वजन में ज्यादा है। मैं आज भी विश्वास दिलाता हूं कि जनरली जितनी मार्केट में हाइब्रिड कॉलीफ्लावर आ रहे हैं, 1.25 किलो का ले लेना, 1.5 किलो कर्ड, 1 किलो का कर्ड आपको किसी का नहीं मिलेगा। मैंने 10 कंपनियों की वैरायटियों के साथ में किया हुआ है, हम किसी का नाम नहीं, हम तो अपने का बात कर रहे हैं। किसी भी कंपटीटर हाइब्रिड के साथ आप इसको देखोगे तो ये 1 किलो का कर्ड आपको पोर्शन मिलेगा। और इसी के लिए दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस हमारी कॉलीफ्लावर फोर्टलीजा कर रही है। और जो भी किसान भाई लगा रहे हैं तो सेमनीस बायर की टीम आपके साथ में है। तो डॉक्टर साहब प्लीज आप जो थोड़ा सा कीट प्रबंधन और फंगस के बारे में बताएं। धन्यवाद अनुराग जी। तो गोभी का विशेषता, गोभी का जो हमारा खाए जाने वाला पार्ट है वो है ये, जिसे हम गोभी का कर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे पत्ते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम गोभी की पहले बीमारियों की अगर बात करें तो शुरुआती तौर पर जितने भी जड़ गलन संबंधी जो भी बीमारी आती, जैसे आपने ट्रांसप्लांट किया जड़ गलने लगी, तो ये बीमारियों का हमारा जनरली क्या है कि ये
फफूंदीजनक बीमारियां हैं, फफूंदी से आने वाले रोग हैं जो पहले ही हमारी मिट्टी में पुराने जो हमारे पत्ते होते हैं पुरानी क्रॉप के, उनके साथ ये इसके फंगस जमीन में रह जाती है, उनके थ्रू ये आती है। और फार्मर भी इसमें अच्छी तरह अवेयर हैं कि ये हमको, जैसे जनरली सभी ड्रेंचिंग करते हैं, उस समय फंजीसाइड की ट्रांसप्लांटिंग के 2 दिन के अंदर लगभग ड्रेंचिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि शुरुआती जो है हमारी जड़ संबंधी गलन रोग या तना संबंधी गलन रोग ना आए। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इसमें पत्तों पर कई बीमारियां आती हैं, क्योंकि पत्ते तो खाए नहीं जाते गोभी के, तो जनरली फार्मर उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि खाना तो उन्होंने फूल है। पर अगर हम देखें तो किसी भी पौधे में पत्ता ही है जो मुख्य खाना बनाता है पौधे का। जो भी न्यूट्रिशन हम उसे दे रहे हैं, उससे जो पौधे के अंदर खाना बनाने का कार्य कर रहा है वो पत्ते कर रहे हैं। तो यानी कि पत्ते जितने स्वस्थ होंगे उतना ही फूल जो आपको गोभी का मिलने वाला है उसका साइज अच्छा होगा, उसका रंग अच्छा होगा और उसका वजन अच्छा होगा। तो आने वाले फूल की क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए हमें पत्तों पर आने वाले रोगों की भी रोकथाम करनी पड़ेगी समय रहते। तो मैंने यहाँ पर कुछ पत्ते रखे हुए हैं कि अभी जो खेतों में मुझे मिल रहा है कि जो जो बीमारी देखने को आ रही है, तो बीमारी का कंट्रोल करने से ज़्यादा ज़रूरी काम होता है बीमारी का पहचान करना। क्योंकि हम भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी डायग्नोसिस करता है कि आपको क्या बीमारी हुई है, उस बेसिस पे दवाई देते हैं। तो हमें डायग्नोसिस खुद डॉक्टर बनना है और अपने बीमारियों की पहचान हमने खुद करनी है। तो ये जो मेरे हाथ में पत्ता है, इस पत्ते पर आपको पीले रंग के छोटे धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, हालांकि इतनी दूर से दिख रहे नहीं दिख रहे, छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये ऊपरी सतह है पत्ते की जिसमें आपको पीले धब्बे दिख रहे हैं। जब हम पलट के निचली सतह को देखते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि हमें छोटे छोटे बैगनी रंग के, कोई बात नहीं दिख रहा तो जूम की जरूरत नहीं है, स्पॉट हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो ये बीमारी कई सारी क्रॉप्स में आती है। आपको ये जो बीमारी के लक्षण हैं ये खीरे में भी दिखाई देंगे, ये आपको करेले में भी दिखाई देंगे। तो इस बीमारी का नाम है डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, तो पर्नोस्पोरा नाम की फंगस से होने वाली ये बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। अब इसमें क्या है कि एज सच डाउनी मिल्ड्यू कोई नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन मतलब पत्ता तो ठीक है, पत्ता हमने खाना नहीं है, खाना तो फूल गोभी है। पर इसमें क्या होगा कि फूल गोभी के आपका जो क्वालिटी है उसको असर करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आप इसकी पहचान कैसे करें। तो ये एक पीले रंग का धब्बा फ्रंट पे आपको दिखाई दे रहा है, जो छोटे छोटे धब्बा। लेकिन इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? वो शुरुआत हो रही है पत्ते के पिछले हिस्से पे, जहाँ आपको छोटे छोटे माइन्यूट गोल धब्बे दिखाई देंगे। और ये लगभग मतलब गौर से देखेंगे तो बैगनी कलर के, हल्के बैगनी रंग के ये धब्बे होते हैं। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो कि डाउनी मिल्ड्यू बीमारी कैसी दिखती है। इसके साथ एक और बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेरिया, या जिसको टमाटर में भी इस तरह की बीमारी आती है जिसे हम अगेती झुलसा बोलते हैं। तो इस बीमारी में आपका लक्षण है कि पत्ते के बीच में कहीं पर भी आपको ऐसे एक गोल धब्बा, एक पानी नुमा धब्बा दिखाई देगा, जिसके चारों तरफ येलो कलर की एक आपको रिंग भी दिख रही है। और ये धब्बे में कॉन्सेंट्रिक, यानी कि गोल गोल, जैसे कछुआ छाप में होती है गोल गोल रिंग, उस तरह की रिंग आपको बीच में इसमें दिखाई देगी। तो ये अल्टरनेरिया बीमारी है। इसमें क्या होगा कि अब जब ये गोले बढ़ते जाएंगे आगे आगे, तो ये सब पूरा पत्ता कवर करेंगे और पत्ता ऐसा दिखाई देगा जैसे झुलस गया है। तो ये अल्टरनेरिया की आप पहचान कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन गोभी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो अब हम उस पर चलते हैं। तो ये जो 2 बीमारियां मैंने बताई आपको, अल्टरनेरिया और डाउनी मिल्ड्यू, ये फफूंदी से होने वाले रोग हैं। लेकिन अब हम आपको बैक्टीरियल बीमारी की तरफ ले चलते हैं, जो बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में ये जनरली आपको हमेशा खेत में जनरली मिल जाएगी। तो लेकिन ये क्यों आती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इसका प्रबंधन हम जानेंगे कि एग्रोनॉमिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस बीमारी को रोकने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया जनित रोग है। इसमें क्या होगा कि पत्ती के किनारे से एक छोटा सा धब्बा आपका बढ़ना शुरू होगा। पत्ती की किनारी ये है, ठीक है जी। इसमें कहीं से भी पत्ते एक किनारे पर ये शुरू होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि वो नीचे की तरफ, ये धब्बा नीचे की तरफ जाएगा। इसकी मिड रिब, इसको मिड रिब बोलते हैं, मध्य में जो पत्ते के है, ठीक है, इसके पास तक ये पहुंचने की कोशिश करेगा धब्बा, जिसके कारण क्या होगा, एक अंग्रेजी के
मतलब वाई वी शेप का आपको निशान दिखाई देगा। जैसे ये वी शेप ये बनाता हुआ नीचे की तरफ धब्बा जा रहा है, तो इससे हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये ज़ैंथोमोनास या हमारा ब्लैक रॉट बीमारी खेत में आ गई है। तो ये बीमारी जनरली फार्मर के फील्ड में आती है जब लगभग हमारा क्रॉप जो है रेडी हो रही है या रेडी होने वाली है, उस समय पर आपको खेत में देखने मिलेगी। लेकिन कहीं अगर ये बीमारी अर्ली स्टेज में यानी कि वेजिटेटिव स्टेज में शुरू हो जाती है तो इसके साथ साथ डेवलप होता है पौधे में विल्टिंग। ये छोटा है पौधा, उसमें हमारा ब्लैक रॉट आ गया तो ये क्या होता है, पौधे को मार भी सकती है। बाद में आती है तो पौधे का क्या होता है, पौधे में ये धीरे धीरे बीमारी बढ़ते बढ़ते पौधे की तने तक पहुंच सकती है और पौधे को कर्ड को भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसको समय रहते हमने सेव करना है। तो ये बीमारी के लिए जैसे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बैक्टीरिया को चाहिए एक एंट्री पॉइंट कि कहाँ से मैं पत्ते के अंदर घुसूं, प्लांट के अंदर जाऊं। तो इसके लिए उसको किसी भी तरह का अगर पत्ते पे हमारा नुकसान होता है, जैसे कि हम मान लीजिए खेत में घूम रहे हैं, पत्ते पे रगड़ लगने से पत्ता टूट गया, कट गया, तो वो भी इस बैक्टीरिया का एंट्री पॉइंट हो सकता है। दूसरा कोई कीड़ा, जैसे मेनली एफिड हमें खेत में देखने को मिलते हैं, और या किसी तरह का आपको कीट आया है, सुंडी नुमा कीट आया है जो उसे काट रहा है, तो वो भी ये सब एंट्री पॉइंट है जहां से बैक्टीरिया एंटर कर सकता है अंदर और ब्लैक रॉट की बीमारी हमने कर सकता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली बैक्टीरिया वाली डिजीज है ये, तो इसमें हमें बैक्टीरिया नाशक जैसे जो एंटीबायोटिक जिसे हम बोलते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ कॉपर में भी वो आवश्यक गुण होते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बीमारी इतनी सीवियर है कि केवल स्प्रे के साथ ये बीमारी नहीं जाती है, तो हमें फाइटोसैनिटेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। फाइटोसैनिटेशन क्या है कि अपने खेत की साफ सफाई रखना, कि पुराना जो भी हमारा डेब्रिस है, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, इन्फेक्टेड लीफ है, वो हमारे खेतों में ही ना रह जाए। हमने ये अपने खेतों से हटाना है, अलग रखना है। जैसे कि हम अपना साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमने अपनी फील्ड का भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए इन बीमारी से बचने के लिए। इसके साथ एक सॉफ्ट रॉट की भी हम बात कर लेते हैं। सॉफ्ट रॉट यानी कि जब आप फूल गोभी देखते हैं, मान लीजिए यहाँ तो नहीं है हमारे पास वैसा फूल गोभी, लेकिन आपको शुरुआती जो लक्षण है सॉफ्ट रॉट के, या जिसे हम बोलेंगे जिसमें आप टच करते हैं अपने कर्ड को यानी कि फूल को, तो आपको एक हल्का सा गड्ढा सा आपको दिखाई देगा, एकदम जैसे स्लाइमी टाइप का ऊपर से कर्ड हो जाएगा, चिपचिपा सा। तो वो क्या होगा, अगर इस तरह का आपका फूल हो गया तो वो फूल आपके मार्केट में बिकने लायक नहीं रहता। उस फूल में और भी फफूंदी साथ साथ जमती जाती हैं, बढ़ती हैं, तो उसमें से बदबू भी आने लगती है उस तरह के फूल में से। तो ये भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है, और इसके लिए भी हम जैसे मैंने बताया एंटीबायोटिक का हमने इस्तेमाल करना है और कॉपर का हमने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्ट रॉट है ना केवल आपको खेत में आ सकता है, इवन ट्रांसपोर्ट में भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ से गोभी जा रही है कहीं दूर के स्थान में, तो इन बिटवीन रास्ते में भी गोभी इन्फेक्ट हो सकती है सॉफ्ट रॉट से। तो हमने जो भी अपनी फसल हार्वेस्ट करते हैं तो उसको खेत से कटाई करने के बाद, मान लीजिए गोभी है तो हम कटाई कर रहे हैं या कोई भी हम फसल तोड़ रहे हैं अपने खेत में, उसको पहले छांव वाले स्थान पर अच्छे से हमने एक तो उसको पहले पानी से धोना है और छांव वाले स्थान पर रखकर उसको हवा लगकर सुखा देना है कि हवा उसका पानी उड़ जाए। तो इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि भाई हमारा खेत में से जब बाहर भी जाएगा प्रोडक्ट तो उसमें सॉफ्ट रॉट की बीमारी गोभी में कम आएगी। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आपने देखो बीमारियों के बारे में, फंगस के बारे में बता दिया और नर्सरी मैनेजमेंट बता दिया, प्रोडक्ट की यूएसपी बता दी, हमारी R&D टीम से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले हैं, लेकिन लास्ट एक बहुत जरूरी चीज़ आती है खुराक। जनरली हम क्या खाते हैं वही प्लांट को भी रिक्वायरमेंट है। तो फार्मर क्या प्रोडक्ट को डालना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट है, कैसे डालते हैं, किस टाइम पे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की थोड़ी सी जानकारी दी जाए कि जो कि गोभी एक ऐसी फसल है जिसमें कि एक पौधे में एक ही फल निकल रहा है, तो कुछ में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन गोभी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते लास्ट टाइम पे। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या फर्टिलाइजर डाला जाए और उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी क्या यूजेज है, तो डॉक्टर साहब प्लीज उसके बारे में प्रकाश दें। और बस 5 मिनट का और फेसबुक लाइव बचा है, तो जो लोग देख रहे हैं उनका थैंक यू, और जो लोग अभी जुड़े हैं तो प्लीज वेलकम। JNU ये पंजाब राज्य के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के विलेज गोपीपुर से फेसबुक लाइव है और सेमनिस इंडिया के पेज से। तो प्लीज डॉक्टर साहब थोड़ा सा पोषक तत्वों के बारे में भी बताएं।
तो न्यूट्रिशन तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी फसल के लिए, और हम खुशकिस्मत हैं, पंजाब राज्य में बहुत अच्छा फार्मर न्यूट्रिशन अपने पौधों को देता है, अपनी खुराक खेत में डालता है। पर जनरली हमने जो भी हमारे जैसे हम ही हैं, हमें खाने की एक पर्टिकुलर हर किसी की रिक्वायरमेंट है, कोई 2 रोटी कोई 4 रोटी ऐसे करके अलग अलग खाता है, सबकी मतलब नीड अलग है। उसी तरह से पौधे की भी एक रिक्वायरमेंट है, उससे उसको ज़्यादा नहीं चाहिए और उससे उसको कम नहीं चाहिए। तो हमने जो भी अपना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, बैलेंस फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल करना है, ना कम ना ज़्यादा। तो गोभी में स्पेशली मैं फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिशन जिसे बोले हम, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करूंगा जो बहुत ही अति आवश्यक हैं गोभी की फसल के लिए। तो इनमें से मुख्य रूप से हम बोरोन और कैल्शियम की बात करते हैं। अधिकतर फार्मर बोरोन और कैल्शियम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको कब करना है, टाइमिंग हमारी इम्पोर्टेंट है कि किस समय पर हम करेंगे तो हमको एग्जैक्टली उस समय लाभ दे सकता है। तो जैसा कि आप खेत तैयार करते हैं तो फार्मर अपने क्षेत्र के अनुसार जो भी उनका फर्टिलाइजर अवेलेबल है उसमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश ये ज़मीन में बेसल डोज के रूप में डालते हैं। जनरली फॉस्फोरस पोटाश जो है हमेशा रिकमेंड की जाती है कि भाई आप एक बेसल डोज में उसको डाल के दो, और नाइट्रोजन को हम स्प्लिट कर सकते हैं कि आधी अभी दे दी और आधी उसको आगे 2 चरणों में खेत में दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कैल्शियम और बोरोन ये हमें मिट्टी में भी इसका उपयोग करना है खेत तैयार करते समय, और इसके बाद भी, क्योंकि मेन चीज़ है कि हमें हर किसी खेत की हमारी मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। तो जनरली लोग नहीं करवाते हैं, तो उनसे मैं आवेदन करूंगा कि भाई आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाइए। उसके हिसाब से हम तय कर सकते हैं कि आप इसमें कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, क्या हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो वो डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो बोरोन और कैल्शियम मैंने बताया जैसे हमने जमीन में भी दिया है। इसके साथ साथ मॉलिबेडनम भी एक तत्व है ऐसा कि एज सच बहुत, हम पंजाब क्षेत्र में बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत कमी है मिट्टी में, लेकिन अगर इसकी कहीं पर कमी होती है तो आप इसका लक्षण बहुत आसानी से हमें खेत में पहचान सकते हैं कि पत्ते जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि पास जिसे बोलते हैं ना पतले हो जाते हैं। ऐसा चौड़ा पत्ता है वो ऐसा नहीं रहेगा, वो आपस में जाके श्रिंक हो जाएगा, पतला पत्ता बन के रह जाएगा। तो ये तत्व जो है बोरोन, कैल्शियम और मॉलिबेडनम एक गोभी की फसल के लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ सल्फर भी, तो सल्फर का भी प्रयोग हमने अपने खेत में करना है। अगर हमें फिर भी इंश्योर करना है कि हमें एक अच्छा, क्योंकि हमने मान लीजिए मिट्टी की जांच नहीं करी तो हमें नहीं मालूम कि कितना हमारा बोरोन, कैल्शियम या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश हमें कितना लग रहा है, तो हमने इंश्योर करना है कि जब गोभी का फूल बनना शुरू होता है, यानी कि एक छोटे से बटन के रूप में आप देखेंगे कि पत्ते ऐसे घूमे हुए हैं गोभी के और नीचे से एक बटन बन रहा है, गोभी बननी वहां से शुरू हो रही है फूल, उस समय पर हमने बोरोन और कैल्शियम का एक स्प्रे करना चाहिए। ठीक है, एक बार फूल बन गया है, पूरा तैयार है, उस सबके बाद आप बोरोन कैल्शियम करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई यूज नहीं है। जिस समय फूल तैयार होने की अवस्था है उस समय पर हमने उस बोरोन कैल्शियम का स्प्रे करना है, और अगले 15-20 दिन में एज पर रिक्वायरमेंट हम दूसरा स्प्रे भी बोरोन कैल्शियम का कर सकते हैं। तो ये क्या है, मेन हमारा बोरोन कैल्शियम करने का उद्देश्य है। जो कैल्शियम है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं शेल्फ लाइफ की, ज्यादा समय तक टिकती है गोभी, तो कैल्शियम तत्व हमको ये सुविधा देता है, साथ साथ सल्फर भी, कि गोभी की शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा। बाकी जैसा पोटेशियम है, ये आपका हेड वेट, यानी कि जो आपका देख रहे हैं ना क्वालिटी आ रही है और जो वेट आ रहा है, ये बढ़ाने में सहायक है। तो आप पोटाश जो है इसको भी स्प्रे में, गोभी फूल तैयार होते समय एक स्प्रे उसका भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे बोरोन हम क्या बात कर रहे थे अभी कि गुंबद नुमा हमें फूल चाहिए गोभी का, और एक आकार होता है गोभी का, देखिए जैसे एक गोलाई में है, तो इस आकार को पाने के लिए बोरोन की बड़ी आवश्यकता होती है। तो बोरोन हमें ये मतलब रहेगा तो सफेदी भी बनी रहेगी, किसी तरह का अंदर से भूरापन, अगर आप काट के देखें गोभी को, भूरापन, पीलापन नहीं आएगा। तो इन न्यूट्रिएंट्स का हमने अपनी गोभी में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे चलते हैं पंडित जी। तो डॉक्टर साहब ने देखो आपको नर्सरी मैनेजमेंट, फंगस के बारे में, इंसेक्ट के बारे में और
अभी ये बता दिया है पोषक तत्वों के बारे में। तो जो भी लोग फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे फार्मर्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे नर्सरी ग्रोअर्स हैं, कि ये प्रोडक्ट सिर्फ कंपनी के देने से नहीं है। ये प्रोडक्ट तब बना है कि अच्छे क्रॉप प्रैक्टिस जो फार्मर्स की रही है उन्होंने उनको लगाया हुआ है, उसके बाद जो आपको फार्मर्स को पैसा मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। और साथ साथ इसका मैनेजमेंट हम लोग, हमारी टीम सेमनीस बायर की कहीं ना कहीं ज्वाइंट आप कैंपेन कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं तो हमारे पास ये 2 साल के पोस्टर रखे हैं। एक हमने पहले थैंक्स कैंपेन चलाई थी, तो उस साल हमने पूरा पंजाब में लोगों को मिले, नर्सरी ग्रोवर्स को नर्सरी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारी टीम चला रही है। फार्मर्स को भी हम जानकारी देते हैं फार्मर्स मीटिंग के बाद। पोस्ट सीजन एक्टिविटी में हम मंडी यार्ड मीटिंग करते हैं, उसमें भी जाके जानकारी देते हैं। फिर देन ये तरक्की, फिर तो फोर्टिया दिल तो, ये हमने एक कैंपेन चलाया हुआ था। तो 3 कैंपेन के तो पोस्टर अपने पास रखे हैं। तो ये हाइब्रिड एक ऐसा हाइब्रिड है जो कि दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहा है, और ये अपनी क्वालिटी की वजह से है। तो मैं चाहता हूं कि सेमनीस बायर की टीम फार्मर के साथ जुड़ रही है, और फार्मर से भी निवेदन है कि जो लोग फेसबुक लाइव जुड़े हैं, कोई उनको जानकारी चाहिए सपोज दैट, तो वहां अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम उनको साथ सपोर्ट करेगी। अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस पार्टनर का चाहिए कि हमारे एरिया में कहाँ से हम ले सकते हैं सीड, तो वो वहाँ पर जा सकते हैं। कुछ केमिकल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी वहाँ पर, जो भी लिंक है वहाँ पर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अपने एरिया का। जो हमारे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं, टेरिटरी सेल्स मैनेजर है, हमारे टेरिटरी सेल्स सुपरवाइजर है, जो मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वो आपको जरूर कनेक्ट करेंगे। ऑल ओवर इंडिया ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर सेमनीस बायर की टीम ना हो, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर सेमनीस बायर का डीलर या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। और हमारा एक टोल फ्री नंबर, डॉक्टर दिनेश जी थैंक यू सो मच, तो याद दिलवाइए, टोल फ्री नंबर हेलो बायर 1800-120-4049। थोड़ा जूम हो सकता है तो करो। ये हेलो बायर टोल फ्री नंबर है जिसपे आपको वेजिटेबल की इंफॉर्मेशन, केमिकल की इंफॉर्मेशन, एज ए फील्ड क्रॉप की इंफॉर्मेशन, तो आप इसको दबाओ। ये टोल फ्री नंबर, इस पर कोई चार्जेस नहीं है, ये फार्मर्स के लिए है, तो आप एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है ज़्यादातर तो हमने सब्जेक्ट अपने कवर अप कर लिए हैं। तो डॉक्टर साहब के तरफ से भी चाहता हूँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा थैंक्स बोलें, जो हमारे फार्मर्स जुड़े हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर जुड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे कुछ हम 6021 हमारा हो गया, या फोर्टिलाइजर जैसे अभी फरवरी महीना चल रहा है, तो फरवरी आगे मार्च महीने में भी हम लोग कर सकते हैं। और इसकी राय जरूर, जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे जो भी फार्मर्स हैं, क्या हम कुछ आपके लिए नया कर सकते हैं। जनरली सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जहां हम जा नहीं सकते वहां हम कम से कम अपना मैसेज तो पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं, कि कंपनी एंड से क्या उनको हेल्प हो सकती है, क्या उनको जानकारी चाहिए और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा सा कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दें और उसके बाद फिर क्लोज करें। तो सीइंग इज बिलीविंग, यानी कि जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। तो हमारा आज का उद्देश्य यही था कि आप खुद खेत से लाइव फोर्टिलाइजर की फसल को देखें, साथ साथ जो हम सहायता कर सकते हैं, अगर हम किसी रूप में आपके काम आ सकते हैं कि फसल प्रबंधन को लेकर या एक अच्छा पैदावार लेने के लिए, तो हम हमेशा ही से ही इस चीज़ के लिए तत्पर रहें। और डायरेक्टली तो आप लोगों से हमेशा जुड़ने का मौका मिला, लेकिन आज फेसबुक लाइव पर आपके साथ जुड़कर हम ज़्यादा लोगों तक एक साथ पहुंच पाए, इसके लिए सेमनीस टीम का भी और आप सभी का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जैसा कि आपका फीडबैक रहेगा, और वैसे भी हम जो हम क्रॉप देख रहे हैं उनके साथ साथ हम फेसबुक लाइव होते रहेंगे। और आप अगर कुछ अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं तो भी हम उस पर भी काम कर सकते हैं, और वहाँ से भी हम आपको फेसबुक लाइव पे संबोधित कर सकते हैं। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पांडे जी अभी थैंक यू डॉक्टर दिनेश कर्नाटका जी। तो लास्ट में मैं एक बार जो है डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देखो जीवन में जानकारी हमेशा कुछ ना कुछ आपको देके जाती है, और मुझे लगता है कि सेमनीस बायर की टीम ने कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको जो आपको नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं क्रॉप में बेनिफिट देगी आपके काम करने के तरीके में। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ उन्हें क्रॉप में चाहिदा है तो वो भी प्लीज बताएं, और जो उन्होंने लगाया उसके लिए थैंक्स भी बोल सकते हैं। तो एवरी स्टेट में हमारे टेरिटरी मैनेजर अवेलेबल हैं, पैन इंडिया में हमारे नर्सरी ग्रोवर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं। तो मैं चाहता हूं शर्मा जी हल्का सा कैमरा मूव कर एक बार थोड़ा सा विजिट कर दिखा दो इधर, और क्लोज करते हैं, है ना डॉक्टर साहब? ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और फोर्टिलाइजर को सिलेक्ट करने के लिए जो भी फार्मर ने शुरुआत से सिलेक्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है।